सौंप देती हूँ। आदरणीय पवन जी, कुमार। सभी को ठीक है, नमस्कार। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद जी। सभी का। हाँ, बहुत सुंदर आज की योग कक्षा बहुत सुंदर रही है और दीपा जी को बहुत धन्यवाद। और अब हम अगले सत्र की तरफ चलते हैं जो आज हमारे साथ पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के श्री शिवराज धन्यवाद। चौहान जी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। तो उनको आज हम सुनेंगे कि उन्होंने जो हमारी जो गौवंश है उसके संवर्धन पर पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास कितने वर्षों से क्या क्या गतिविधि कर रहे हैं और कैसे उनकी अप्रोच है और कैसे वो कार्य कर रहे हैं। और इसके इसके प्रति जो हमारे इस मंच में बहुत सारे प्रश्न हमने ये भी है, कई बार चर्चा हुई है देसी गौवंश की संरक्षण के ऊपर, उसकी उस पर आने वाली समस्याओं के ऊपर भी बहुत सारी चर्चा हुई है। तो आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शिवराज जी को। शिवराज जी बहुत कर्मठ रूप से जुड़े हुए हैं और यह भी बताना शायद जरूरी है कि जब पतंजलि के आरंभिक दिनों पर पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ही एक हमारा जुड़ाव था, लेकिन इसमें इतना कार्य ये व्यापक हो गया कि ये ग्रामोद्योग न्यास के साथ इसको जोड़ दिया गया है। तो हम सब लोग एक साथ मिलकर के इस पृथ्वी धरा और एक हमारे हमारे एक साथी हैं, उन्होंने कहा था कि इस धरती के ऊपर अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण प्राणी अगर है जिसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं और जो कृषि क्षेत्र में जिनका बहुत योगदान है, वो हमारी गौ माता है। तो इस गौ माता के संरक्षण पर, उसके ऊपर जो कार्य हो रहे हैं और जो चीजें हम भूल गए थे उसका पुनर्जागरण करने का भी प्रयास हो रहा है। मैं सम्मान के साथ श्री शिवराज सिंह चौहान जी को आज बुलाना चाहूंगा और उनके जो अनुभव है वो हमारे बीच में आप करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवराज जी और कृपया आप जी शुरुआत करिए। ओम 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 आभार आपका आदरणीय पवन सर। ओम सभी को, सभी योगी योद्धा और वीरांगना मातृशक्ति, सबसे पहले तो सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मुझे आदरणीय पवन सर ने बताया कि अभी 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं और तीसरे वर्ष में योगार यह कार्यक्रम प्रवेश कर चुका है। यह बड़ी खुशी की बात है कि इतनी एक निरंतरता, क्योंकि हम बहुत कार्य में देखते हैं कि आरंभ तो करते हैं लेकिन बाद में निरंतरता रखना ये बड़ा कठिन होता है। कहीं ना कहीं ऐसी उलझन है या फिर उसके दृढ़ निश्चय का अभाव, यह एक मुख्यतः इसके पीछे कारण रहता है। तो मैं पुनः पूरे टीम को, योगाहार के सभी सदस्यों को अभिनंदन करता हूं आपका। और अभी जो हमारी योग मातृशक्ति दीपा जी क्लास ले रहे थे, उनका भी विशेष अभिनंदन, क्योंकि आप आज का सत्र उन्होंने लिया। हम लोग अभी थोड़े लेट ज्वाइन हुए, लेकिन अभी मैं उनको सुन रहा था। मैं शिवराज चौहान, अभी परिचय पवन सर ने दिया है। पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास का जो पशु कौशल एवं स्वास्थ्य, उसमें सेवारत हूँ। जो हमारा जो कार्य है उसमें सारा सभी पूर्ण कार्य गोमाता पर केंद्रित है। और गो संवर्धन जो मुझे मुख्य विषय दिया गया था, उसके बारे में अगर कहूँ तो हमारे संस्कृति में गोमाता का बहुत बड़ा महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी है और आर्थिक दृष्टि से भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैसे जो कहा जाता है कि भाई 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में है, और गौ माता एक ऐसा एक प्राणी है भगवान ने बनाया हुआ कि जो भी देता है हमें, वो हमारे मंगल के लिए, कल्याण के लिए, आरोग्य के लिए, हमारे आर्थिक मतलब एक प्रकार के आधार के लिए देता है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो आराध्य है भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम,
तो भगवान श्री कृष्ण जी को तो ग्वाला कहा जाता था, गोपालक कहा जाता था। उन्होंने मतलब ये संदेश दिया उसी समय, आज लगभग आज से 5,000 6,000 जो भी वर्ष हुए, कि गोवंश की रक्षा कितनी जरूरी है और गो संवर्धन और हमारा जो भी जीवन निर्वाह रहेगा वो गो आधारित ही रहेगा। एक संदेश भी भगवान को देना था, इसीलिए उन्होंने यह इतना सामान्य कार्य भी किया। गोवे को मतलब गायों को चराना, वहां उनके बीच में बांसुरी बजाना, यह एक बहुत बड़ा संकेत भी इसके पीछे भगवान को देना, शायद देना होगा। वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के शुभ विवाह के इसमें कहा जाता है कि गायों का मतलब दान, गायों की प्रतिष्ठा रखने के लिए उनके शुभ विवाह में भी लगभग 2 लाख के करीब गो वंश दिया, उनको भेंट के रूप में, सम्मान के रूप में दिया गया था। जो हमारे राजा महाराजा थे, उनके लिए भी ऐसा कहा जाता था कि उनको सबसे पहले गो ब्राह्मण प्रतिपालक, ऐसी उपाधि दी जाती थी कि वो गो की रक्षा करने वाले, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, प्रतिपालक, ऐसा जो एक हमारी परंपरा रही है। तो आज वो पुनः समय है कि गोवंश पुनः पुनः हमें रक्षा करे, और ये जागृति भी आई है। आर्थिक दृष्टि से मैं जो बात कर रहा था कि भाई गौमाता का कितना महत्व है, तो आपको पता है कि हमारी जो खेती, मतलब परंपरागत जो खेती थी, वो पूरी गौ आधारित थी। मतलब जो बछड़ा, जो बछिया आती थी, वो तो आगे हमें और मतलब एक प्रकार का आगे की पीढ़ी के लिए व्यवस्था देकर जाती थी, क्योंकि गाय है, फिर बछड़ा दिया, वो बड़ा हुआ, बैल हुआ, तो वो खेती के काम में आता था। बछिया है तो आगे फिर अपने दूध उत्पादन में, और हमारे मतलब और हमें बछड़ी देने में, मतलब एक प्रकार का आर्थिक आजीविका का बहुत बड़ा साधन था। बैलों से खेती होती थी, अभी आपको सभी को पता है। अभी ये जो साधन आए कुछ वर्ष पहले, उसमें 30 40 साल हुए होंगे, तो हमने आधुनिकता तो अपना ही, लेकिन जैसे कहा जाता है, अमर शहीद राजीव जी कहते थे कि भाई बैलों से जो खेती की जाती थी तो वसुंधरा को भी मतलब कष्ट नहीं होता था। अभी ये जो राक्षसी साधन आए हैं, उससे वसुंधरा को, वो हमारे माटी को भी कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि उसमें भी जो जीव है, माटी क्या है, इसमें एक छोटा सा अगर हम अंश अपने 2 उंगली के बीच में ले, तो ये लाखों माइक्रोब्स और जीवों का, मतलब सूक्ष्म जीवों का समूह है। तो ये यह इसके पीछे बहुत मतलब गहन एक प्रकार का रहस्य रहा होगा, कि हमारी ऋषि मुनियों ने जो परंपरा हमारी चालू की गो आधारित खेती। तो जैसे बचपन में हमने देखा कि गांव में लोगों की प्रतिष्ठा भी, जिनके पास गोवंश कितना है, बैल कितने हैं, इसके ऊपर रहती थी। हमने भी देखा बचपन में गांव में कि जिस किसान के पास में ज्यादा बैल रहते थे, या फिर वो बैलों की जोड़ी रहती थी, तो उनका पहले नाम आता था कि भाई इस गांव में प्रतिष्ठित कौन है, धनी कौन है। तो जिनके पास ज्यादा बैल है, वो ऐसा, उसके पीछे सीधा सीधा अर्थ रहता था कि भाई जिनके पास जितने ज्यादा बैल है, उतने वो मतलब अधिक धन के स्वामी है, और अधिक उनकी खेती है, और एक प्रकार के बड़े अन्नदाता है। मतलब कुल मिला के गाय के अनगिनत हमारे पर उपकार है। और यह अभी जैसे मैं 10 वर्ष से इस विभाग में कार्यरत हूँ, और वैसे पतंजलि योगपीठ से तो 2006 से ही जुड़ा हुआ हूँ। मूलतः मैं निवासी अहमदाबाद का हूँ। जन्म जो प्रदेश रहा है, और वो कुछ पढ़ाई वहाँ हमने महाराष्ट्र में की, और उसके पश्चात हमारा परिवार यहाँ गुजरात में स्थायी हुआ। तो 2 राज्यों की हम सीधी सीधी पहले तुलना देखते थे और कार्य देखते थे। उसके बाद में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से, श्रद्धेय गुरु जी डॉक्टर एस देव शास्त्री जी के आशीर्वाद से, मुझे अभी 2 वर्ष यहाँ हुए हैं। नहीं तो मैं इसके पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों में कार्य कर चुका हूँ। तो अभी एक बड़ी एक खुशी की बात यह है कि हमारे देश में जो कुछ अन्न की कमियां थी, आपको पता होगा कि अकाल की स्थिति थी, कि पूर्व
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका जाकर उन्होंने एक काले कलर की एक ज्वार लाई थी, मिलो ज्वार उसको बोलते थे। मतलब अकाल की स्थिति थी तो वो भी लाना पड़ा, और उनकी सारी जो कंडीशन है, जो शर्तें हैं, वो भी माननी पड़ी। उसके बाद में ऐसा देखा कि भाई दूध की भी बहुत कमी है, तो एक श्वेत क्रांति के जनक आपको पता होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उन्होंने जो विदेशों में जाकर अध्ययन किया और वहां से ज्यादा दूध देने वाली संकर नस्ल की गाय लाई, और उस गायों को लाने के बाद में पता चला कि भाई ये तो बहुत ज्यादा दूध देती है, क्योंकि वो एक प्राणी उन्होंने विदेशी वैज्ञानिकों ने ऐसा बनाया था कि असंख्य प्राणियों का मिश्रण करके एक संकर गाय बनाई, जिसको हम एचएफ कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, हॉलिस्टीन हॉलिस्टीन फिजियन गाय कहते हैं। यह गाय, इसमें संवेदना नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि हमारी गौमाता का अगर बछड़ा छूट जाए तो वो ऐसी ढूंढने लगती है, कहाँ गया कहाँ गया। लेकिन इस गाय का सारा ध्यान, जो संकर गाय है हमारी, उसका सारा ध्यान तो खाने में ही रहता है। बस उसको खिलाते रहिए और दूध निकालते रहिए, उसका कोई समय भी नहीं है। जब भी उसको आप बर्तन ले जाओ तो वो अपना दूध दे देती है, उसको खिलाते रहो बस। मतलब दूध देने की मशीन हम बोलते हैं ये संकर गाय को। लेकिन इसमें जो A1 A2 दूध की जो बात आई है, तो ऐसे तत्व पाए गए कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसमें न्यूट्रिशन तो है, मतलब पोषक तत्व तत्व तो है। जैसे ये दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। संपूर्ण आहार किसे कहते हैं? जिसमें मुख्यतः 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व में पहला तत्व है प्रोटीन, दूसरा तत्व है फैट, तीसरा तत्व है कार्बोहाइड्रेट्स, ऊर्जा जिसको बोलते हैं हम, एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद में खनिज लवण, जिसे हमें विटामिन मिनरल्स कहते हैं, और पानी। इसका एक संतुलित अनुपात जब आता है तभी उसको संतुलित आहार कहते हैं। तो दूध एक अपने आप में संपूर्ण संतुलित आहार है। लेकिन गौमाता के दूध में, यह वैज्ञानिकों ने पाया, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने पाया कि इसमें इसमें औषधीय मूल्य बहुत ज्यादा है। मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ साथ, पोषक तत्वों के साथ साथ, उसमें औषधीय मूल्य, मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, और वही हमारे स्वास्थ्य का कारण है। इसीलिए अभी एक आकर्षण बना है कि ज्यादातर चर्चा हो रही है। और अभी कुछ दिन पूर्व पतंजलि हरिद्वार की गौशाला में परम पूज्य स्वामी जी महाराज काफी वर्षों से बात करते थे कि भाई मुझे अच्छी अच्छी गाय लोगों को दान देनी है। तो वो कार्य शुरू हो चुका है। इसके पहले भी उसको गतिशीलता दी गई, लेकिन अभी अभी मूर्त रूप में उसके ऊपर जो भी अधिकारी कार्य कर रहे हैं, एक्सपर्ट, जो जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कुछ डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने इसी ब्रीड डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, नस्ल सुधार जिसको हम बोलेंगे, कि भाई एक गाय है, पहले अभी के बैच में उसका 10 लीटर दूध है, तो आगे वो कैसे उसका दूसरा बैच मतलब 14 लीटर का हो, 15 लीटर का हो, उसके बाद में 18 लीटर का, 20 लीटर का, ऐसे एक 10 लीटर की गाय को 20-25 लीटर तक पहुंचाया जाता है। फिर उसकी जो बछिया निकलती है, उसको अच्छे अच्छे ऐसे वो भ्रूण के साथ साथ जब वो बछिया बनाई जाती है, तो उसको वो बछिया भी, मतलब एक गाय जो 10 लीटर दूध देती है, तो उसकी बछिया, ये पता चलता है कि भाई ये तो 15 लीटर की हो गई। दूसरे बैच में उसकी बछिया और मतलब ज्यादा लीटर की, हम ज्यादा दूध देने वाली निकाल सकते हैं। तो ऐसा पूरा एक वैज्ञानिक उसका तरीका है, जिसके ऊपर हमारे साइंटिस्ट यहाँ लगे हुए हैं। अभी आप 1-2 महीने के बाद कभी पतंजलि योगपीठ के पीछे जो है गौशाला है, वहां आएंगे तो ये सब आप लोग आपको मिलेंगे। क्योंकि पतंजलि हरिद्वार में लगभग 1600 गाय है, 2 गौशाला है। ये बहादुराबाद में एक गौशाला है, और तेलीवाला करके यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पर लगभग 1100 वहां गाय है। और देश भर में बहुत सारी गौशाला को पतंजलि संस्थान ने, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने गोद में लिया है। जैसे मैं अभी गोवा था, तो जैसे अभी गोवा का नाम आते से ही किसी भी व्यक्ति के सामने एक विलासिता आती है कि भाई यहाँ तो क्या होगा, बीच होंगे और सारे अपने विलास करने, मुक्त इसके लिए आते हैं। लेकिन गोवा की जो गोवन, जो मूल लोग हैं, वो बड़े धार्मिक, बड़े श्रद्धालु और संस्कृति के रक्षा के लिए, क्योंकि उनके ऊपर इतने ज्यादा आक्रमण हुए,
पोर्तुगीज, मतलब हम आजाद तो हुए, उसके बाद में गोवा आजाद हुआ, आपको पता होगा। तो हमने देखा वहां की, अभी मैं 3 साल पहले गया था, कि वहां 1300 गाय है, और वो पूरी गौशाला पतंजलि ने अपने गोद में ली है। अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का वहां कार्यक्रम हुआ, तो उन्होंने वहां का कार्य देखकर इतने प्रभावित हुए। एक व्यक्ति दिन रात पूरा लगा हुआ है, और उन्होंने पूरी सरकार से, वहां गोवा सरकार से लेके सबका सहयोग भी दिया है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी 1 करोड़ का दान दिया कि भाई आप इस गौशाला को और बड़ी मतलब बड़ा स्वरूप प्रदान कीजिए। इसमें कुछ वहां पे उत्पाद भी, जैसे गोनाइल है, ये आपको सबको पता होगा कि गोनाइल उत्पाद, यह मूलतः हमारे देसी गाय के गोमूत्र पर आधारित उत्पाद है। उस एक उत्पाद ने पता नहीं कितने किसानों को, कितने पशुपालकों को मतलब आजीविका का वो कारण बना है। क्योंकि हम 6 रुपए 7 रुपए प्रति लीटर गोमूत्र भी खरीदते हैं पहाड़ियों से, उत्तरकाशी वगैरह, इधर कुछ हमारी मातृशक्तियां जैसे उत्तराखंड से, उन्हें पता होगा। और बाहर भी, जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यह किसानों से, पशुपालकों से देसी गाय का, हमारे गोमाता का गोमूत्र लिया जाता है, उसके ऊपर प्रोसेस होता है। तो यह भी मतलब देखिए कि उनका, अभी अभी तो संविदा वगैरह भी आपने देखी होगी, संविदा भी बन रही है जगह जगह। तो मतलब गाय का, परम पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि गाय की अभी पूजा करके कार्य नहीं होगा, या फिर उसका खाली गुणगान करके कार्य नहीं होगा। वैसे तो बहुत सारे भजन भी गाय गौ माता की, मतलब इसमें प्रतिष्ठा में गाए गाए जाते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि जब तक उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो उपयोगी होनी चाहिए। नहीं तो आप देखते होंगे कि हम गुणगान तो बहुत कर रहे हैं, गुणगान में कोई कमी नहीं है, हर हमारे जो भी तपस्वी संत है, कथाकार है, ये स्वामी लोग हैं, सारे गुणगान करते हैं। लेकिन फिर भी आप जब भी रोड पर निकलोगे तो आपको गौ माता भटकते हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि बांझपन एक बहुत बड़ा कारण है। वो कोई भी व्यक्ति, मतलब चाहे किसान हो, पशुपालक हो, या हम हो, अगर कोई घर में उपयोगी नहीं है, तो मतलब हम वो एक प्रकार के इसका कारण बनता है कि भाई इसे, एक तो ये निरुपयोगी है। तो जैसे कहा जाता है कि भाई अगर हमारी यूटिलिटी नहीं है तो सारे मतलब हमारे से किनारा करेंगे। तो वैसे ही वो हुआ, गौमाता गौमाता तो हमने कहा और कह भी रहे, लेकिन आज भी ये स्थिति है। अभी मैं बंगाल गया था, तो बड़ी दुर्दशा आपको बताऊं, वहां वहां से गाड़ियां भर भर के पूरी बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये हमारी देसी गाय जाती थी। काय के लिए? कटने के लिए। वहां से बॉर्डर को क्रॉस करके वहां, मतलब इतना बड़ा खेला देखा वहां पर। अब वो राजनीति की बात हमें ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं, लेकिन ये मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखा कि गाय का ट्रक आ रहा है, और बाहर से वो ड्राइवर अपना 500 1000 रुपए पुलिस को दे रहा है, पुलिस ओके कर रहा है, आगे जा रहा है, बॉर्डर पर पहुंच रहा है, बॉर्डर से वो गाय सारी बांग्लादेश में कटने के लिए जा रही है। तो यह परिस्थिति अभी भी बहुत भयावह है। अभी आप देखते होंगे कि हर जगह गौ माता फिर रही है। वो अपने प्लास्टिक में जो हम झूठा डालते हैं रोड पर, जो हमारे जो देश बांधो छोड़ देते हैं, उसी को खाती है। तो वो अन्न के साथ साथ, झूठे अन्न के साथ साथ, उसके पेट में वो प्लास्टिक भी चला जाता है। ऑपरेशन के बाद पता चलता है कि भाई इसमें 30 30 40 40 किलो तो पेट में प्लास्टिक ही भरा है, तो ये जिएगी कैसे? तो मतलब ऐसे चलती फिरती लाश, ये गायों को, बैलों को हमने बना दिया जो रोड पर भटक रहे हैं। तो इसके ऊपर कार्य करने के लिए अभी सरकार तो सरकार के हिसाब से कार्य करेगी, लेकिन हमें मतलब मुख्यतः पतंजलि संस्थान को अधिकतम कार्य और करना होगा। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये बीड़ा उठाया है। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा इस पर कार्य किया जाएगा। और जो नस्लों की जो मैं बात कर रहा था, उसके ऊपर भी कार्य होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गाय को इसीलिए रखते नहीं है ज्यादातर लोग, और ये विदेशी गाय को इसीलिए रखते हैं कि विदेशी गाय मिनिमम 15 लीटर के ऊपर, 15 किलो के ऊपर दूध देती है। किसी मतलब उसमें तो हमने देखा 30 30 35 लीटर तक भी दूध देने वाली गाय है। और हमारी देसी गाय 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, बस हो गया काम। तो इसीलिए उनको लगता है कि भाई ये इसको भी खिलाना पड़ता है, इसको भी खिलाना पड़ता है, मेरी मजूरी तो इसमें भी लग रही है, तो मैं ये क्यों पालू? तो इसीलिए नस्लों पर काम होना बहुत जरूरी है। मतलब हुआ क्या कि ये विदेशी गाय आई और हमने देसी गायों पर काम करना छोड़ दिया।
लेकिन अभी सरकारें भी जागरूक हुई, उसमें एक बड़ा योगदान देश का जो संस्थान है, ये एनडीडीबी जिसको कहा जाता है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड संस्थान, ये इसका भी अभी कार्य बड़े तेजी से चल रहा है। उसी के जो साइंटिस्ट है अपने हमारे गौशाला में सेवा दे रहे हैं। तो ये नस्लों पर, इसीलिए पतंजलि संस्थान ने नस्लों पर काम शुरू किया है कि जितनी भी गाय है लगभग अपने देश में 42 प्रकार का गोवंश देखने को मिलता है। उसमें कुछ ऐसे डूंगरी और पहाड़ी एरिया में कम हाइट की गाय दिखेगी, और जैसे समतल एरिया में बड़े बड़े ऊंची तगड़ी गाय दिखेगी। सबसे ऊंची और मतलब बलिष्ठ गाय देखी जाती है आंध्र प्रदेश में, जिसका ओंगन या ऐसा कुछ नाम है। और सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो नस्ल है हमारी देसी गाय में, वो नस्ल पाई जाती है साहिवाल। साहिवाल के बाद में फिर थारपारकर, थारपारकर के बाद में गीर, ऐसी कुछ नस्लें हैं कि जो अधिकतम दूध देती है। तो इसके ऊपर अपना कार्य शुरू है। आपको भी मैं आह्वान करूंगा कि आगे जब भी अपने संस्थान का, क्योंकि आप इतने पावन पवित्र कार्य में लगे हुए हो, क्योंकि इसका नाम भी मतलब बड़ा अच्छा योगाहार रखा है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी बच्चे भी हमारे इसके अभी देखते होंगे आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो की, कुछ हमारी बड़ी पढ़ी लिखी कन्याएं भी इसमें कार्य कर रही है। गुजरात में तो हमने बहुत देखा है कि कुछ कुछ बहनें हमारी बस इसी में वीडियो निकालेगी, उसका बताएगी कि भाई ये गाय को हमने क्या किया, कैसा किया, और 2-2 लाख रुपए तक गाय मतलब उसकी उसकी कीमत रखी जाती है, और लोगों को लेने के लिए भी लालायित है। अभी सामान्य मतलब देसी गाय 40-50 हजार की तो कोई भी लेने के लिए तैयार रहता है, बस इतना ये चाहता है कि भाई ये 10-12 लीटर दूध दे। और पतंजलि ग्रामोद्योग के इस कार्य के साथ साथ, क्योंकि यह पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास पूरा ग्रामीणों के, किसानों के सेवा के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, वंदनीय आचार्य श्री ने समर्पित किया है। तो इसके साथ ये, इसमें एक पशु आहार एक बहुत बड़ा एक विभाग है। अच्छा, ये पशु आहार का निर्माण कैसे हुआ, ये विभाग का, ये भी आपको बताऊं कि जैसे देखते होंगे कि हमारे संस्थान की यही एक विशेषता रही है। हमारे संस्थान की विशेषता विशेषता क्या है, हम अन्य से अलग कैसे हैं? परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसे योग की मात्र चर्चा नहीं की, आज भी वही 40 साल पुराने स्वामी जी महाराज दिखेंगे कि सुबह वही 5 बजे पंचासीन हो जाते हैं और योग करते हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से हमारे देश में लाखों मातृशक्तियां, लाखों भाई हमारे अपने अपने क्लास में स्थानापन्न होते हैं और लोगों को स्वास्थ्य का बहुत बड़ी जो एक देन है वो देते हैं। तो यह एक विकल्प के साथ हमने कार्य किया, आरोग्य के क्षेत्र में विकल्प के साथ हम आए। वैसे ही जैसे स्वदेशी स्वदेशी 100 साल से ये बातचीत चल रही थी। आपको पता होगा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो भी स्वदेशी की बात करते थे, स्वदेशी वस्त्रों की होली, महात्मा गांधी सारे होली ये करते थे। आप अभी मैं मेरा एक 10 मिनट के बाद में ये जो चर्चा है समाप्त होगी, तो आप अपना अनुलोम विलोम भी करते रहिए। मुझे आदरणीय मुनीलाल जी दिख रहे हैं बड़े मतलब सेवा भावी, और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एक नाम है सेवा में। मेरी कल परसों इनसे चर्चा हुई और हमने वहां पर इस कार्य को उठाने के लिए इनके साथ अभी जल्द हम वहां मीटिंग करेंगे। तो इस अपने ग्रुप में भी बहुत बड़ी सेवा है आदरणीय मनीलाल जी की। तो जो पशुहार की मैं बात कर रहा था कि देश के जब जहां भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज जाते थे, चर्चा होती थी कि भाई आरोग्य के क्षेत्र में हमारा कार्य तो है, लेकिन गौमाता के उत्थान के लिए और दूध, ये एक संतुलित आहार जिसको कहा जाता है कि मात्र हम दूध के सेवन से भी जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए संपूर्ण उसको आहार कहा जाता है। तो यह जो मुख्य घटक है हमारे इसका आहार का, इसके ऊपर काम करना जरूरी है। और यह वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई दूध में बहुत ज्यादा मिलावटें आ रही है, और ये मिलावटें कैसी आ रही है, कहाँ से? तो जो खिलाया जाता है, क्योंकि गाय के या भैंस के, चलिए अपने दुधारू सभी पशुओं की हम बात करेंगे, कि जो खिलाया जाएगा वही दूध से निकलेगा। जैसे बकरी का दूध क्यों अच्छा कहा जाता है और बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, और बहुत ज्यादा उसमें विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं कुदरती, क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि बकरी जब जंगल में जाती है तो अलग अलग तरीके तरह तरह का जो भी झाड़ पत्तियां खाती है,
मूल पत्तियां खाती है, तो उसके सभी मतलब एक संतुलित मात्रा में उसके पेट में जो निर्माण होता है, इसीलिए बकरी का दूध ज्यादा मतलब शक्तिशाली कहा जाता है। गाय से भी शक्तिशाली कहा जाता है बकरी का दूध, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो यह क्या, इसमें क्या हुआ कि एक अकाल की स्थिति में जैसे हमारे सामने समस्या हो गई अन्न की समस्या, वैसे ये पशुओं के सामने भी हुई। तो वैज्ञानिकों ने मतलब रिकमेंडेशन किया, सिफारिश की कि भाई जैसे ये यूरिया, क्योंकि अब यूरिया पर तो पहले बात हुई होगी, काफी सारे हमारे जो विद्वान आपको सारे सब बताया होगा कि यह जो यूरिया है, यह अगर थोड़ा पशु आहार में डालोगे तो ये प्रोटीन का काम करेगा। नाइट्रोजन डेवलप, नाइट्रोजन यूरिया मतलब उसमें क्या है, जैसे आपने वो बैग पर देखा होगा कि यूरिया के पीछे, यूरिया के बैग के पीछे लिखा हुआ रहता है 46% नाइट्रोजन, 46% उसमें नाइट्रोजन है। तो वैज्ञानिकों ने ये सिफारिश की कि भाई ये जो नाइट्रोजन है, ये अगर पेट में जाएगा तो ये कन्वर्ट होगा ब्लड में, मिक्स हो जाएगा, तो ये एक प्रोटीन, मतलब प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। प्रोटीन में कन्वर्ट होगा तो वो मतलब उसके उसके लिए जो जरूरी तत्व है वो मिलेंगे, उससे वो हमारी जो पशु है जिंदा रहेंगे और कुछ दूध भी दे पाएंगे। तो ये बात को अभी अकाल का समय तो उसी समय समाप्त हुआ, लेकिन उसके ऊपर कुछ सख्त कानून कुछ बना नहीं कि भाई इसका उसी समय के लिए मर्यादित उपयोग करना था। और सभी कंपनियों ने ये बात पकड़ ली, क्योंकि ये इन्हीं शातिर लोगों ने कंपनियों को दूध, ये पशु आहार निर्माता को ये बता दिया कि भाई ये यूरिया डालने से सस्ता पशु आहार बन जाता है। और यूरिया डालने के बाद में आप गलत सलत चीजें भी इसमें मिला सकते हैं। गलत सलत चीजें क्या रहेगी कि लकड़ी का बुरा हुआ, माटी हुई, माटी का अगर एक प्रकार अगर मैं बताऊं तो जैसे मार्बल है, ये राजस्थान से सबसे ज्यादा, जैसे हम ये जो चेहरे पर लगाते हैं ना, तो वो भी क्या है, जो टाल्कम पाउडर है वो भी मार्बल और इसी का चूरा रहता है। फाइन, बहुत माइक्रो उसमें जाली लगा के ग्राइंडिंग किया जाता है उसका, और इतनी मुलायम होती है कि वो चेहरे पर बड़ी अच्छी लगती है, उसके ऊपर सुगंधी तत्व भी डाले जाते हैं। तो ऐसी माटी, ऐसे जो मार्बल या फिर एलएसपी उसको बोल सकते हैं, इसमें कैल्शियम के नाम पर भी जो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो इसमें मिलाया जाता है और ऊपर से यूरिया ठोका जाता है। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि काफी बार मतलब लगभग, क्योंकि ये विभाग अभी 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो यूरिया डाल डाल के पशुओं को बांझ बनाया है। और बांझपन का आज जो पशु हमारे जो फिर रहे घूम रहे हैं, ये बांझ पशु, बांझ गौमाता है हमारी, सारी रोड पर आपको फिरती हुई दिखेगी। क्योंकि जो भी गाय दूध देगी वो कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। तो इसीलिए पतंजलि के तरफ से यह एक दृढ़ निश्चय परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने लिया कि भाई हम यूरिया मुक्त, रसायन मुक्त, विष मुक्त पशु आहार का निर्माण करेंगे। इसके लिए बहुत बड़े आह्वान थे। तो यह काम न्यास में दिया गया कि भाई इसको एक ऐसे यूनिट बनाओ, नॉन प्रॉफिटेबल, सेल्फ सस्टेनेबल, क्योंकि जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे आते हैं उतने निकले, लेकिन प्रॉफिट की कोई इससे उम्मीद नहीं। ऐसे दृढ़ निश्चय के बाद में श्रद्धेय गुरु जी डॉक्टर एस देव शास्त्री जी का सदैव इसमें मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। और आज लगभग 18 राज्यों में यह विभाग कार्यरत है। लगभग 18-19 अलग अलग जगह हमने प्लांट, कुछ हमारे हैं, पतंजलि संस्थान के हैं, और कुछ टाइप करके रखे हैं। तो इस तरह से इसका पतंजलि पशु आहार का कार्य है। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो सामान्य पशु है कि जो दूध देते नहीं है, उनके लिए एक अलग पशु आहार बनाया पशु प्रसादम के नाम से। या फिर जो 3-4 लीटर सामान्य दूध देने वाली जो गाय है उनके लिए बनाया ये पशु पशु प्रसादम, मतलब यूज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पशु आहार मतलब न्यूनतम मूल्य में बनाया, जैसे आज का रेट उसका 21 रुपए 22 रुपए किलो पड़ता है। और उसके बाद में जैसे 8-10 लीटर तक दूध देने वाली गाय, 15 लीटर तक दूध देने वाली गाय, भैंस, ये भैंस के लिए भी, क्योंकि ये जैसे विनोद में परम पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत बार बोलते हैं कि भाई ठीक है, गाय की हम बात तो करते हैं, लेकिन ये जो एक बड़ा प्राणी है देश में कि जो दूध देता है और बड़े लोग उसके चाहक है, वो है भैंस। तो वो बोलते हैं कि भाई ये भैंस भी तो कोई मौसी बीसी तो लगती होगी। तो उसके लिए भी, क्योंकि उसका फैट ज्यादा होता है, बाकी उसमें औषधीय मूल्य नहीं पाए जाते, न्यूट्रिशनल वैल्यू जरूर रहती है, और फैट का परसेंटेज गाय भैंस के दूध में ज्यादा होता है। तो उसके लिए भी हमने फिर साथ में ज्यादा फैट वाला पशु आहार बनाया। क्योंकि गाय का फैट तो 4%, भैंस 5% आता है देसी गाय का, और ये संकर गाय का फैट तो 3.5 3 3.5 के ऊपर निकलता नहीं है।
और गाय, ये भैंस का जो फैट है, उसका जो वसा है वो 7%, 10-10, 11-11% तक पाया जाता है। तो इसके लिए भी तरह तरह के हमने पशु आहार बनाए, औषधियां बनाई। इसमें औषधियों में जड़ी बूटियां बहुत सारी डाली गई, जिससे मतलब ज्यादा से ज्यादा उनको ऊर्जा मिले, ज्यादा से ज्यादा रोग प्रतिकारक शक्ति बने। और सिल्वर राशन के नाम से, गोल्ड राशन के नाम से ये चिप्स बनाई हमने। इसमें गोल्ड चिप्स है, गोल्ड एनर्जी चिप्स है, पशु प्रसाद अपने गोल्ड प्लस चिप्स है, एक डायमंड राशन के नाम से, मतलब जितनी जो क्षमता है। क्योंकि जैसे 22 रुपए से लेके आपको अभी बताओ कि 32 रुपए तक का किलो का पशु आहार पतंजलि संस्थान के पास, ग्रामोद्योग के पास उपलब्ध है। तो यह इससे हो रहा क्या हो रहा है, क्योंकि यूरिया मुक्त होने से जिस भी गाय को, क्योंकि काफी जगह हमने ऐसा देखा, हम बोलते हैं कि भाई आप मात्र एक घर की जो कुछ पारंपरिक चीजें है वो दीजिए और हमारा पशु आहार दीजिए, और देखना आपको 1-2 महीने में इसकी जो साइकिल है, जो ऋतु चक्र है, वो शुरू हो जाएगा। और ऐसे देखा कि बांझ जो ऐसे दुधारू पशु है, वो मतलब पुनः उनकी साइकिल, जो ब्याने की जो साइकिल है, काविंग काविंग साइकिल जिसको बोलते हैं, वो शुरू हुई, वो नया दूध हुई। तो यह बहुत बड़ा कार्य है, और हमारे से प्रेरणा लेकर बाकी संस्थानों ने भी अभी यूरिया मुक्त पशु आहार बनाना शुरू किया है। मिलावट करने वाले तो मिलावट कर ही रहे हैं, उसके ऊपर सरकार सरकार भी अभी सख्त हुई है। लेकिन यह कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो हम एक प्रकार का संदेशात्मक कार्य कर रहे हैं, बहुत मर्यादित कार्य कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ने के लिए अभी हमने बड़ी विस्तार पूर्वक योजना बनाई है। मैं आप लोगों को भी आह्वान करूंगा कि गोवंश की रक्षा के लिए, देसी गाय को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए यह पशु आहार का कार्य भी बढ़ा है, इसके लिए, क्योंकि एक शुद्ध सात्विक यूरिया फ्री, एक प्रकार का केमिकल फ्री, मैं कहूंगा कि विष मुक्त पशु आहार, ये ज्यादा से ज्यादा आगे कार्य बढ़ने के लिए आप इसमें सहयोग प्रदान करें। और अभी जो कुछ प्रश्न होंगे आपके, ये प्रश्न नहीं पवन सर, जो कुछ ऐसे किसके प्रश्न होंगे तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज आप कंटिन्यू कर लीजिए, आप पूरी बात बताइए आपने, उसके बाद फिर प्रश्न करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आहार के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। अभी एक पवन सर ने कहा, क्योंकि मुझे दिखा कि 7:33 हो रहे थे, तो मुझे लगा मुख्य अपने चर्चात्मक विषय पर आ जाते। लेकिन आहार के बारे में मैं बताऊं, देखिए आहार के प्रकार क्या है। एक तो हो गया चारा, जो मतलब पशु का, जैसे पशु के पेट में 30 से 40 किलो तक चारा पशु खाता है। उसमें जो चारा है, चारा में क्या हुआ, एक सूखा चारा और एक हरा चारा, दोनों का संतुलन जरूरी है। मात्र सूखी चारे से भी चलता नहीं है, और मात्र हरा चारा हम देंगे, जो भी अपने स्थानिक उपलब्ध है, वो पशु अपना सेट हो जाता है। वो सारी परमात्मा की रचना है। पशु उसी आहार को आराम से अपने पेट में मतलब सेट कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, जो वहां पर उपलब्ध है। जैसे जहां पर कई गेहूं का अपना जो सुखला बोलते हैं, जिसको गेहूं का भूसा बोलते हैं, ये उपलब्ध है, तो पशु के लिए सबसे अच्छा। जहां पर ज्वारी है, जहां पर कई दूसरी, अभी हरे चारे में बरसीम है, कई अलग अलग तरीके के और घास वगैरह आजकल आ गए। उसमें भी अभी गुजरात में हमने देखे कि घास की एक वैरायटी डेवलप की उन्होंने, कि जो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन भी देती है। तो यह हुआ सूखा चारा, हरा चारा। लेकिन इसकी मर्यादा है। यह एक पेट भरने का पशु का साधन है, लेकिन पोषक तत्व, या फिर जिसको अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट फीड कहा जाता है, कि कंपाउंडेड फीड, कॉन्सेंट्रेट फीड, वो एक तरफ तो हमने पता चला कि भाई 15-20 किलो, 25 किलो चारा खिलाया, लेकिन ये अगर 2 किलो भी खिलाया, कॉन्सेंट्रेट फीड जिसको बोलेंगे, कि जो अच्छे तत्वों के साथ में, क्योंकि जो चारे में ज्यादा से ज्यादा फाइबर पाया जाता है। और ये जो हम कॉन्सेंट्रेट फीड जिसको बोलते हैं, एक उसको कंपाउंडेड फीड बोलते हैं, उसमें मात्र फाइबर 10% रहता है। तो ये यह 2 किलो भी दिया ना, तो ये पर्याप्त है। हमने ये देखा कि जहाँ चारा ही नहीं है, उपलब्ध नहीं है, या फिर महंगा हो चुका है, वहां अगर 2-3 किलो हमारा पशु आहार, पशु प्रसादम अगर दे, तो गाय या भैंस वो जिंदा रहेगी, कुछ नहीं होगा उसको। उसको पानी पिलाते रहिए, और ये 2-3 किलो कम से कम ही खिलाइए। तो यह इसमें भी 2 प्रकार है। मतलब आपको पता है, पहले बताया कि चारा, एक सूखा चारा, हरा चारा की जो फूडर जिसको बोला जाता है, वो एक हुआ। उसके बाद में घर का पारंपरिक आहार। पारंपरिक आहार में क्या हुई, जो भी हम तेल खाते हैं, वो चाहे
अपना सरसों का हो, मूंगफली का हो, तिल का हो, सोयाबीन का हो। अभी यहाँ तो मतलब ये बड़ी खुशी की बात है कि पतंजलि गौशाला में गायों को बादाम की खल दी जाती है, क्योंकि बादाम तेल के सबसे बड़े हम उत्पादक हैं। देश में बादाम के तेल बनाने वाले सबसे बड़े उत्पादक ये पतंजलि संस्थान है। उसकी खल निकलती है। वो भी फिर तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो महात्माओं का आदेश हो जाता है। आचार्य श्री का स्वामी जी महाराज का आदेश हुआ कि भाई अपने गायों को खिलाओ ये खल। नहीं तो वो खल अपने आप में इतनी अच्छी है कि वो खल का टुकड़ा लिया और आपने अगर दूध में डाला ना, तो तुरंत वो वहां पर डिजॉल्व हो जाएगा और वो दूध भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये जो खले हैं, ये खले खिलाई जाती है पारंपरिक आहार में। फिर उसके बाद में जो दालें हैं, दालें के जो छिलके हैं, उसको खंडा वगैरह जो बोलते हैं, ये खिलाया जाता है। उसके बाद में जो गेहूं है, चावल है, उसका जो मतलब टुकड़ी चावल, टुकड़ी गेहूं जो सॉर्टिंग किया जाता है, जैसे अभी हर मिलों में ये एक प्रकार का सॉर्टेड मटेरियल जो है वो भी मतलब पशुओं को खिलाया जाता है। तो ये हो गए पारंपरिक प्रकार, घर में जो भी उपलब्ध है वो सारी चीजें उसमें आ गई। फिर वो मक्का भी आ गया, उसको ग्राइंड करके नहीं कुछ, तो मैं तो यही बताता हूँ कि घर पर अनाज जो भी है, कम से कम 1 किलो अनाज आपके पशु के पेट में जाना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध शुद्ध सात्विक है, आपके घर का है। उसको ग्राइंड करें, लेकिन अच्छा ग्राइंड करें। ज्यादा भिगोने की जरूरत नहीं है, 15-20 मिनट भिगो के वो आटा हम उसको अपने दूसरे फोडर के चारे के इसमें मिक्स करके, कुट्टी के इसमें मिक्स करके खिलाना चाहिए। उससे बड़ी ऊर्जा, पशु को अच्छी ऊर्जा मिलती है। तो यह पारंपरिक प्रकार हुआ। उसके बाद में फिर आए संतुलित आहार। संतुलित आहार फिर इसमें, क्योंकि पारंपरिक आहार में जैसे मैंने खल की बात की, केक जिसको बोलते हैं, उसमें बिनोला का, बिनोला भी आ गया। बिनोला एक सबसे बड़ा देश में खिलाया जाता है, जिसको सर की ये कपासिया, कपास खली वगैरह अलग अलग इसके प्रदेशों में नाम है। तो यह जो आहार है, जैसे मैं खल की बात कर रहा था, तो खल में मुख्यतः फैट और प्रोटीन दो चीजें मिलेंगी। लेकिन संतुलित आहार में तो प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन मिनरल सब कुछ चाहिए। तो यह हमने संतुलित आहार बनाया है वैज्ञानिकों ने। तो उसमें संतुलित आहार में ये आहार दिया जाता है रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए 2 किलो तक। और जितना भी दूध है, मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि दूध मतलब आहार कितना देना चाहिए, तो वो आपको क्लियर करूं कि छोटी बच्चियां है तो 1 किलो उसके मेंटेनेंस के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। और बड़ी गाय है, भैंस है, तो उसको जितना दूध है उससे आधा, मतलब अगर 10 लीटर दूध देती है तो उसके पेट में 5 किलो दूध उत्पादन के लिए पशु आहार जानना चाहिए। वो चाहे संतुलित हो, आपका पारंपरिक हो, वो सबका मिश्रण की बात कर रहा हूं मैं। ये मोटा मोटी प्रमाण बता रहा हूँ कि जितना दूध है उससे आधा, और मेंटेनेंस के लिए अलग 1.5 से 2 किलो। बड़ा पशु है 4-5 क्विंटल की, 6 क्विंटल की भी गाय भी है, भैंस भी है, जैसे साहिवाल, थारपारकर, ये जो कांकरेज वगैरह बड़े बड़े सिंगों वाली, ये तो 6-6 क्विंटल की गाय है। तो उनको फिर मतलब 2-2.5 किलो तो मेंटेनेंस के लिए देना पड़ेगा। यह एक संतुलित अनुपात है। तो इसमें सारे तत्व मिलाए जाते हैं अलग अलग। ये जो मैंने खलों का प्रमाण, ये संतुलित आहार मतलब क्या है? संतुलित आहार में खलों का प्रमाण अलग अलग मात्रा में दिया जाता है, अनाज मिलाए जाते हैं। उसमें फिर ये जो मोलासिस जिसको बोला जाता है, सीरा, जिसमें ये जो चीनी मिले है, शुगर मिल है, शुगर मिल से निकलता है चिला सीरा, उसमें 30% तक उसमें शर्करा होती है, शुगर होती है। वो मिलाया जाता है, जिससे स्वाद भी आता है और एनर्जी भी पशु को मिलती है। उसके बाद में उसमें विटामिन मिनरल सारे डाले जाते हैं। हम जैसे पतंजलि पशु आहार में जड़ी बूटियों का ज्यादा हम प्रमाण रखते हैं, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी पशु के इसमें शरीर में तैयार हो। इस तरह से श्रेणी आपको बताई मैंने। एक तो घास चारा हुआ, उसके बाद में पारंपरिक आहार, संतुलित आहार, ऐसे इसके प्रकार है। अभी कुछ क्वेश्चन, ये प्रश्न होंगे तो आपके इसका सवालों का मैं जवाब देना चाहूंगा पवन सर, क्योंकि अभी 7:40 हुए हैं, तो 15-20 मिनट में, बाकी तो फिर और भी कभी आगे आपकी सेवा में मैं उपस्थित होऊंगा। किसी का कोई जरूर प्रश्न है जरूर। तो आप प्रश्न कीजिए इस बारे में, या फिर इस कार्य को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और जैसे पतंजलि संस्थान का कोई अपने इस पर्टिकुलर मतलब गौ सेवा और इसकी कार्य में अगर आपकी कोई दिलचस्पी है, कुछ जानना है, जो पशु आहार का जो कार्य है, इसमें आप सवाल कर सकते हैं। जी धन्यवाद शिवराज जी, बहुत सुंदर तरीके से आज आपने एक बहुत संक्षिप्त रूप में आज एक प्रस्तुति हुई है, क्योंकि हमें मालूम है कि कार्य तो और बहुत ज्यादा बड़ा है। और जी अभी समय को देखते हुए शायद पूर्ण रूप जी से नहीं हुआ, तो आप आने वाले समय में जब भी जुड़ेंगे तो इस पर और भी चर्चाएं होंगी।
लेकिन अभी हाँ एक एक करके जो भी हमारे साथी प्रश्न हाँ। पूछना चाहे, कुछ सुझाव जी देना चाहे, कुछ जी अनुभव बताना चाहे, जी इस जी। मंच पर अभी बहुत अनुभवी हमारे साथी जुड़े हाँ हुए हैं, जी जिन्होंने जी गौ जी जी। सेवा के क्षेत्र में पशु आहार के ऊपर बहुत अच्छा कार्य हाँ किया है। क्योंकि हाँ तो मुझे हाँ इनके वही है सबके कौन सर कि इन्होंने भी कार्य किया होगा। अब जो हमारे साथी है जुड़े हुए हैं इन्होंने इनका भी कार्य, क्योंकि ये एक प्रकार का हमारा कुदरती स्वभाव ही ऐसा है। इसका हमें कौन सर मतलब बीच में आपको थोड़ा इंटरप्ट किया कि मेरा भांजा है नागपुर में, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है और ऑल इंडिया पेडियाट्रिक एसोसिएशन का वो मेंबर भी है। लेकिन अभी मुझे कुछ 1 डेढ़ महीने पहले मुलाकात हुई और उसने बताया कि भाई मैंने खेती ली। तो फिर मैंने उसको बताया कि देखो आपके पिताजी तो टीचर थे और आपके दादा वही किसान थे, तो वो जो डीएनए है वो काम कर गया। आपको खेती के बिना रहा नहीं गया ना, आपने खेती जरूर ली। मतलब अभी वो हर रविवार को अपने खेती पर रहते हैं, वहां पर दोनों पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, वहां पर पूरी मेहनत करते हैं, वहां पर फिर सारी व्यवस्था उन्हें उन्होंने खड़ी करी है। तो मतलब मूलतः हमारा स्वभाव ही वो है, क्योंकि जो पूर्वज है हमारे वो तो वही सारा खेती किसानी यही करते थे। तो वो हमारा मतलब ये नेचर मतलब नेचुरल इसमें ही है, हमारे इनबिल्ट है हमारे ये सब कार्य। जी कौन सर। जी 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 शिवराज जी, बहुत सुंदर। हम्म ये हमारा जो डीएनए है वह हम्म। प्रकृति के नजदीक होने के लिए है, लेकिन इस हाँ डीएनए पर हमने परिवर्तित किया। तो पुनः हाँ। अब जब बहुत ज्यादा उसमें विसंगतियां हो रही हैं, तो फिर हम्म। वापस उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत जी जी। सुंदर आज की चर्चा। मैं अब अगर कोई प्रश्न है तो उसके ऊपर हम हम्म। करते हैं, नहीं तो फिर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शरद जी से, फिर रूमी राम जी भी आज उपस्थित हैं, तो उनसे अच्छा। भी उनके अनुभव। तो शरद जी, आपसे अनुरोध है कि आप भी, आपके कोई प्रश्न, आपके कोई सुझाव, आपकी टिप्पणी, कृपया उसको आप अपने विचार व्यक्त करें। नहीं तो फिर अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो रूमी राम जी, आपका जो हमारे हम्म। देहरादून से ही हैं, उन्होंने भी एक गौशाला के ऊपर कार्य किया, अपने अनुभव अच्छा। उन्होंने भी सुनाए हैं। तो वो भी अगर अपनी बात कहेंगे तो बहुत सुंदर यहाँ पर वो रहेगा। जी जी कोई जी। टिप्पणी, कोई सुझाव? नहीं तो हम्म। फिर और अभी उनकी तरफ बात नहीं पहुंच रही शायद। जी जी। तो इसके अलावा हमारे कोई साथी अपना हैंड रेस कर सकते हैं, सादर आप प्रणाम धन्यवाद। सर, चंद्रपाल साहब को। जी जी प्रणाम रविराम जी, जी जी, प्रणाम। जी, जी। सर मैं सुझाव तो नहीं दे सकता आपको, क्योंकि आपका जो काम है वो बहुत ही अच्छे, मैं सुन रहा था, बहुत ही मेरा मार्गदर्शन खुद हुआ है। लेकिन मैं एक निवेदन ये करता हूँ कि जैसे कि मेरी गौशाला है, मेरे पास जो गाय हैं वो एक रंग की नहीं है, मेरे पास सारे रंगों की गाय हैं और ये अच्छा सारी पुलिस के द्वारा दी गई हैं। अच्छा। पिछले 14-15 साल से मैं इनका जो काम देख रहा हूँ, तो मैंने एक चीज का अनुभव किया कि यदि सरकार हमें थोड़ा सा कथनी के मुताबिक यदि सहयोग भी करे, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने अपने क्षेत्र में एक अलग से अलग जगा सकते हैं रोजगार की दृष्टि से भी। जैसे कि मेरे पास ये जो चक्रौता क्षेत्र की गाय हैं, बद्री गाय, वही नब्बे अच्छा प्रतिशत वही गाय हैं। अच्छा। जी जी जी। तो जब मैंने ये गाय का काम शुरू किया था, तो मेरे पास पुलिस ने ये कह करके रखी थी ये गाय कि आप कुछ दिन इन्हें रख लीजिए, रखने की जगह हमारे पास नहीं है, जैसे ही हमारे पास हम्म। जगह होगी तो हम इन्हें ले जाएंगे। जी जी। 2-3-4 साल लगातार इंतजार करता रहा। जब इन्होंने कोई साथ नहीं दिया, तो हमारे साथ अपने आप ही आप जैसी सोच के लोग जुड़ने शुरू हो गए जी और जी। तरह तरह के जो अनुभवी लोग थे वो जुड़े। और आज मैं कह सकता हूँ कि हम इन्हीं गायों से, जबकि मैं दूध वाली गायों को लोगों को दे देता हूँ, और मेरे पास इस टाइम जो है लगभग 114 गायें बैल मेरे पास हैं। तो उसमें से 10 एक गायें दूध देती हैं, बाकी दूध नहीं देती। दूध वाली गाय मैं लोगों को दे देता हूँ। लेकिन जो अनुभवों के आधार पर जो लोगों ने मुझे बताया, तो मैं 70% आज इनका खर्चा इन्हीं से पूरा कर रहा हूँ। अब बहुत अच्छी बात है, बहुत। जी अब यदि सरकार यदि थोड़ा सा सहयोग दे, जैसे सरकार कहती है कि भाई आवारा गौवंशों को यदि हम किसी के हवाले करते हैं, तो उनका भरण पोषण का, मात्र भरण पोषण, उनको जो चारे की व्यवस्था है, यदि वो भी सरकार कर दे, तो मैं समझता हूँ कि मेरी जैसी गौशाला का संचालन करने वाले 100 परिवारों को दूध से जोड़ सकते हैं निःशुल्क।
जी दूध बिल्कुल का प्रक्रिया दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है साहब कि सरकारें जब सत्ता में आनी होती है तो बोलती कुछ है, लेकिन जब सत्ता में आसीन हो जाती है तो अपने ही किए हुए वादों को नहीं मानती। मेरा आग्रह है कि आपके माध्यम से, क्योंकि आप ही के भगीरथी प्रयास से आज जो सत्ता है, आज अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। आप थोड़ा सा सरकार को मोटिवेट करिए कि आपने जो वादे किए हैं, जो गौ माता के नारे से हम लोग सत्ता में आए हैं, धरातल पर भी उन लोगों की जो अग्रणी भूमिका निभा करके एक अलग से अलग जगाने की कोशिश करें, बद्री उनको जी अपनी मदद करें। अपनी गौशाला कहाँ पर है बद्री जी? ये अपने मेरी गौशाला सर देहरादून का ब्लॉक सहसपुर पड़ता है, और सहसपुर का ग्राम पंचायत छरबा है। आप यदि कोका कोला का आपने सुना होगा, कोका कोला का एक प्लांट मेरी ग्राम पंचायत में आ रहा था, तो उस टाइम मैं प्रधान था, मैंने उसे नहीं लगने दिया था। हाँ मैंने उस टाइम भी लगभग 200 बीघा जमीन जो थी, हमने एलएमसी का प्रस्ताव पारित करके गौधाम को दिया था, और इसमें विनोद चमोली जी जो मेयर थे, उन्होंने आकर के यहाँ का उद्घाटन किया था। अच्छा अच्छा। लेकिन हमारी सरकार ने उसे हटा दिया, और उसके बाद उसमें कोका कोला प्लांट ले आए, फिर हमने उसका एक विरोध एक किया। एक तो अब एक तो इसमें आपका तो हरिद्वार आना होता होगा, हरिद्वार? हाँ, हरिद्वार में मैं प्रभारी भी रहा हूँ, मैं हरिद्वार आता रहता हूँ साहब, मैंने हाँ प्रशिक्षण तो लिया है गुरु जी के चरणों में मैं मैं मेरा नंबर भी देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, अभी जो नई औषधियाँ बन रही है ना, तो अपने संस्थान की तरफ से हम क्या करेंगे, औषधियों में मतलब ऐसी है कि जो जिनकी जो यह है साइकिल साइकिल शुरू नहीं हुई है, बचिया बड़ी हुई है, हाँ साहब। जिसमें कोई डिफिशियंसी है, तो उसके जी लिए कुछ औषधियों का ये तो ये अपना ग्रामोद्योग के न्यास के हम उपलब्धता ये आपकी तरफ करा करा पाएंगे। जी और एक बार हम जैसे यहाँ आपका आना हुआ फेज 1 में, मैं एक 10-12 दिन तो यहाँ रहता ही हूँ जी हर महीने। जी। तो ये आपका भी नंबर मुझे दे दीजिए, तो मैं वहाँ के हमारे अधिकारी उनको भी कोऑर्डिनेट करने के लिए बोलूंगा। बहुत वो बढ़िया। आते रहते नहीं हैं ना। सर, हमारे तो जी। पवन सर जी भी आए हैं, इनके पवित्र चरण भी मेरी गौशाला में पड़े हैं। फिर हमारे जो अच्छा भट्ट जी आप, है, विनोद कुमार भट्ट जी, सेमुआल जी, आपका इन्होंने बड़ा सहयोग दिया है साहब मुझे ना। आपका नंबर बता दीजिए ना। 9411 9411 711 711 737। 737। और शुभराम, मैं माफ करना, पहले वो गलती से बद्री जी भूल गए हमें मेरा जी। नाम भी अजीबोगरीब है, रूमी राम जायसवाल, RUMI, रुमी लाल, रुमी। रूमी राम जायसवाल। हाँ जी जी। जी जी। चलिए ठीक है। ये तो अभी बद्री गायों की सेवा में हो तो आप बद्री जी हो गए वैसे भी जी 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 मैं नहीं, अभी तक चलिए सर अच्छी बात। 164 परिवारों को निःशुल्क गौवंश दे चुका हूं, और अगर सरकार जी थोड़ा सा सहयोग दे तो कम से कम मैं 1000 परिवारों को, मतलब 500 परिवारों नहीं को हर नहीं, साल का दे सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप जो बता रहे थे रुमिलाल जी, मैं रुमिराम जी, मैं वही आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ कि जैसे मैंने गोवा का क्यों दाखला दिया, जी उदाहरण दिया, क्योंकि वहां उन्होंने पीड़ा, ये सही है। जी आज भी गोवन वहां के लोग अगर कोई समस्या का सामना कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं कि वहां पर नाइजीरियन वगैरह बहुत सारे मतलब ये देशों के लोग जी वहां के गोवन हमारे बच्चियों को मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी साहब। उनको जी ये जो अभी जो ये केरला स्टोरी बेरी जो नाव ये चल रहे हैं ना, ये तो वहां जो गोवा में ये काफी समय से चल रहा है। जी उसको जी कंट्रोल करने के लिए वो लोग संगठित हुए, जी 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 ग्रामीण लोग संगठित हुए, और ये गोवंश की रक्षा के लिए 70 रुपए प्रतिदिन जी गाय के नाम से वो लोग रिजर्व कर देते। जी 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 अभी अपनी गौशाला है तो गौशाला में भी मतलब रुमिराम जी, 70 रुपए प्रतिदिन गाय ये सरकार दे रही है। जी बाकी जी। का खर्चा हम निभा रहे हैं, इसीलिए तो 1300 गाय वहां पर अभी इतना संगोपन कर पा रहे हैं उसका। बहुत बड़ी बात तो है ये सर, बहुत सरकारों को जरूर इसके ऊपर ये करना चाहिए। और यहाँ पर भी अपने हमारे जो श्रद्धेय गुरु जी, वो अपने मुख्यमंत्री साहब के मित्र रहे, उन तक बात पहुंचाएंगे जरूर आपकी, है बड़ी ना। मेहरबानी होगी गुरु जी। उनके उनके संज्ञान में दिया, गुरु जी ने तो मेरी पीठ कई बार थपथपाई है, लेकिन उस टाइम हम विपक्ष में थे सर ना। आज अच्छा हम अच्छा जी सत्ता जी। में, अगर गुरु जी ने कोई अगर नहीं, वो जरा सा। पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है, सारे मतलब एक प्रगति के विचारों से बस प्रेरित होने चाहिए। जैसे स्वामी जी महाराज बोलते ना, भाई ये तो नाम ही बदल देना चाहिए विपक्ष,
है ना? वो अपनी बात रखते हैं, बस ये है उसका नाम, लेकिन वो शुरू से नाम अपोजिशन, नाम ही कर दिया अपोजिशन पार्टी, नहीं? बिल्कुल। जी सर जी अभी ना जी ये जो लंपी बीमारी यहाँ पे आई थी, लंपी बीमारी के कारण भी खाली पतंजलि जी के द्वारा जो भी हम लोगों को दिशा निर्देश मिले उसी के हाँ मुताबिक इसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया, लेकिन दुखद है कि जो सरकारी तौर पर हम लोगों को इतनी भी मदद नहीं मिली कि जहां जहां जगह जगह गाय मरी पड़ी थी उनको उठाने के लिए भी हम लोगों ने 1,000 2,000 रुपए दे करके तब उन्हें उठाया और दफन कराया उनको। मतलब ये एक लापरवाही है गुरु जी, ये बहुत लापरवाही। अभी नहीं, मैं कोई नहीं, एक बार अपने अपने ये इस स्थान के बारे में जो पहिया है ना, समस्या है, हम मिलकर बात करेंगे। आप कभी एक बार मैं भी नंबर लिख दूंगा, मेरा आपका नंबर ले लिया मैंने, जी ठीक है जी जी? जी जी जी, जी जी जी। बहुत ओके। बहुत धन्यवाद जी सर, बहुत जी, बहुत शिवराज जी धन्यवाद, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत जी सुंदर वार्ता। अभी दादा। और हैंड रेज है, इसके बारे में रूमी राम जी अलग से बातचीत कर लेंगे। अभी हाँ मैनपाल जी भी का भी हैंड रेज है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी बात प्रश्न पूछें। और उसके बाद डॉक्टर दुबे भी है। समय को देखते हुए जी हम जी। अपनी वार्ता को इस तरह से सहमित रूप से इसको करने का प्रयास करेंगे। मैनपाल जी, आप अपनी बात रखिए। और जी जी, ओम बताइए प्रश्न। जो गाय के आपकी बात कट रही है भाई मणिपाल जी, नेटवर्क में नहीं हो आप। भाई थोड़ा टावर कनेक्टिविटी थोड़ी क्लियर हो रही है। मेनपाल जी आप स्पीकर बाबादारी बंद कर लें, जब तक डॉक्टर किशोर दुबे जी सवाल करें। मेनपाल जी आप नेटवर्क में आ जाए। हाँ सर, आवाज आ रही मेरी अब सदन को? अब आ रही है, अब आ रही है। सदन को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि। जो आज की जो चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही। जो हमारे गाय है, जो जो 36,000 जो देवी देवता करो है उनका निवास है, उसके अंदर बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही। गाय के बगैर हमारी जो प्राकृतिक खेती वे नहीं है बिल्कुल भी। जो किसान सुन रहा है वो सुन ले। जो भी उसके अंदर जीवाणुओं की संख्या है जो हमारे गाय के गोबर और मूत्र के अंदर है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है, मैं इससे सहमत हूँ। और भी जो किसानों को जोड़ रहे हैं, और जो भोजन के उस पे व्यवस्था आई है, जो उसके चारा पे उसको क्या है, जो न्यूट्रिशन के लिए हम जो अनाज देते हैं वो थोड़ा अंकुरित करके उसको दिया जाए गाय को, और भी बहुत ही अच्छा है। जो हम इससे मेरा अनुभव बता रहे हैं, उससे गाय अच्छा दूध देती है। और जितनी भी खतरनाक जो कहती है देसी गाय शेर का रूप होती है, लेकिन उससे प्यार से उसके माए कह के उसके ऊपर सारे पे हाथ फेरेंगे ना, घुमाएंगे हम गाय के ऊपर, वो ऐसी शांत हो जाती है। उसका कुछ हम उसका शेर कर ही नहीं सकते, इतनी शांत हो जाती है वो। कहते हैं कि माँ को हम माँ कह के बोलते हैं, वो कितना प्यार से बोलती है, ऐसी वो शांत हो जाती है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, सदन को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी चर्चा चली, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मैनपाल जी। डॉक्टर किशोर दुबे, आपका हैंड रेज है, कृपया अनम्यूट करके अपनी बात कहिएगा। धन्यवाद सर। आज की चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। हमारे मुख्य अतिथि जी से मैं जानकारी चाहता हूँ कि जैसा क्योंकि मरने वाली जो गाय है थे या कत्तल खाने में जो रहती, जैसा आपके निवेदन में भी आया कि वान जो रहती है और जो कुछ उपज नहीं देती है, ऐसी ही गायों को कत्तल खाने की तरफ भेजा जाता है। ये हकीकत है, जमीनी हकीकत है। बिल्कुल। हमारा एक सुझाव है, मतलब पतंजलि के माध्यम से जो अगर 18-20 गौशालाएं या कहीं पर और भी गोदली है, क्या इस तरह का एक आदि मॉडल अपन खड़ा कर सकते हैं कि जिसमें कम से कम कोई बेरोजगार है उसको यदि बोले कि भाई 100 ऐसी जो बिना जो ओल्ड गाय जिसको हम बोलेंगे कि जो अभी ये नहीं बछड़े नहीं देती, तो 100 गायों का समूह यदि है और उससे जो भी निकलेगा उसका जो गोमूत्र है वो गोमूत्र हम परचेस कर लेंगे। उसका खाद जो है उसके मिट्टी या बाकी कंपोस्टिंग करके उस तरह से कुछ कर लेंगे, ताकि उसमें से वो जो बेरोजगार रहेगा उसको भी 2 पैसा मिलेंगे। इस तरह का कुछ मॉडल यदि खड़ा किया, एक रोल मॉडल जिसको बोलेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे हर जगह जगह पे अगर खड़े हो गए और बेरोजगारों को
रोजगार अगर मिल गया तो मुझे लगता है कि जो कत्ल खाने में जाने वाली जो गाय है वो निश्चित रूप से कम होगी। क्या इस ऐसा कुछ अध्ययन हुआ है? यदि हुआ है तो उसके बारे में बोलिए। अगर नहीं हुआ है तो इस तरह का अपन रोल मॉडल खड़ा करने की क्या संभावनाएं हो सकती है, इसके बारे में मार्गदर्शन किए। धन्यवाद। जी जी। नहीं, बहुत डॉक्टर साहब, जो समस्या है आपने बताई वो बिल्कुल सही है। और देश में कत्ल खाने, स्लॉटर हाउस जो बड़े हैं वो इसीलिए बड़े हैं क्योंकि उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल मिल रहा है, इसलिए वो बड़े बड़े हैं। तो अभी वही हमारा मतलब ध्येय वही होना चाहिए कि इनका रॉ मटेरियल ही कम किया जाए। मतलब ये जो बांझपन जो आ रहा है और जो गोवंश जा रहा है, अन्य भी जो पशु है, जैसे उनका अगर उपयोग ज्यादा से ज्यादा हम करते हैं तो फिर वो कत्ल ये स्लॉटर हाउस में जाएंगे ही नहीं। तो इसके ऊपर कार्य तो देखिए सब तरफ जो संस्थानों से हो रहा है, अपना पतंजलि संस्थान की तरफ से भी बात आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी जैसे हम जो भी गोदलीबी गौशाला है वहां पर ये भी व्यवस्था रखी है। जैसे मैं गोवा की बात कर रहा था, और भी गौशाला में भी देखा कि भाई ऐसी कुछ गाय है कि जो उनकी उम्र के हिसाब से या कुछ ऐसे लाइलाज बीमारी से अगर उसका मृत्यु हुई तो उसके बाद में उसको वहीं दफनाया जाता है। और कुछ साल के बाद में उस मिट्टी को निकाल कर उसके खाद वगैरह, क्योंकि बहुत प्रभावशाली उसके उसमें तत्व पाए जाते हैं, तो वो भी दिया दिया जा रहा है। और आप जो बता रहे हैं तो उसकी जो ऐसी कुछ मॉडल तैयार करने की बात है कि भाई 100 गायों है, कोई बेरोजगार को उसको काम देना, तो ये कहाँ कहाँ संभव है अभी पतंजलि संस्थान के लिए, जहां पर मतलब कोई औद्योगिक इकाई है वहां संभव है। क्योंकि इसका उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन ये एक बड़ा फैक्टर होता है, चाहे गौमूत्र लाना हो, चाहे कोई वहां पर संविदा वगैरह बनाने के लिए वो गोबर लाना हो, उसमें फिजिबिलिटी एक बहुत मेन फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी किसानों के बहुत ज्यादा हमें हमारे पास भी फोन आते हैं कि भाई हमारे पास एलोवेरा है, आप एलोवेरा लीजिए, एलोवेरा लीजिए। तो हम उनको बताते हैं कि भाई 200-300 किलोमीटर के अंतराल में अगर आप हो तो ये एलोवेरा आपको क्योंकि हमें यहाँ हमारे यहाँ तो आपको पहुंचा के देना पड़ेगा, तो वो उसकी जो कॉस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई 4 रुपए 5 रुपए किलो एलोवेरा की पत्तियां मिलती है और आपका ट्रांसपोर्टेशन ही अगर 2-3 रुपए लगेगा तो यहाँ पर वो कीमत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब कॉस्टिंग पर आधारित है, सारा खेल है। तो ये क्या हो सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में वहां पर नसरुल्लागंज में अपने पूज्य स्वामी वहां गणेशानंद जी महाराज जी की गौशाला है, तो उस पूरे एरिया को हमने कवर कर लिया, वहां पर एक इकाई डाल दी गाय की गोमूत्र अर्क की, जो गो अर्क की इकाई वहां खड़ी कर दी। वहां पर अभी गोबर भी लिया जा रहा है, गौशाला का भी है, बाहर से भी कुछ व्यवस्था हो रही है कि जिसमें समिधा वगैरह बने। तो जगह जगह ये ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में हो सकते हैं। उसमें एक अपनी कार्य योजना के साथ में हमें कार्य करना पड़ेगा। लेकिन कहीं अगर एक तो, जहाँ कुछ 400-500 गाय है और वहां अगर हमने वहां पर फिर हम कॉन्सेंट्रेट चीजें बना सकते हैं कि जिसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी मतलब हम आराम से वहन कर पाएंगे। उसके ऊपर भी हमारी तरफ से भी जो भी कुछ जैसे निर्देश या फिर अभ्यास जो भी बढ़ेगा उसके ऊपर हम साथ में कार्य करेंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि जो बल्कि आइटम है, जैसे गोमूत्र हुआ, एक बल्कि आइटम है, इसका ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा फैक्टर है। तो उसको एक्सट्रैक्शन के बाद में उसमें कोई डीप एक्सट्रैक्शन वगैरह की बात आ रही है, अभी ये नैनो टेक्नोलॉजी इसमें भी अभी सब काम कार्यरत हुई है। तो ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जैसे गोबर और गोमूत्र जहां अवेलेबल है उसको रॉ मटेरियल समझ लीजिए आप, तो वहां पर पूरा प्रोसेस करके कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट बना के वहां से फिर आराम से हम ये कर पाएंगे। लेकिन अभी उसके ऊपर अभी हमने कोई ऐसा कोई मॉडल तैयार नहीं हुआ है। अभी तो यही हो रहा है कि भाई गोमूत्र इकट्ठा करना, उसके ऊपर प्रोसेस करके वो गोवर्क यहाँ भेजा जाता है पतंजलि में, या फिर वहां से पैकिंग करके देश में चला जाता है। अभी समिधा का काफी जो हवन यज्ञ ये विधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें ये समिधा का भी प्रचलन बढ़ गया है। और भी आगे आने वाले दिनों में देखिए कुछ औषधि निर्माण वगैरह में ये कार्य हो सकता है। लेकिन ये अभी अभी के दिनों में तो ये है कि जहाँ कोई इकाई है, जहाँ कार्य हो रहा है, तो वहां से आराम से हम पहुंचा सकते हैं। नई जगह कार्य करने के लिए थोड़ा अपने को उसके ऊपर और कार्य करना, मतलब कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन हम साथ में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, जो भी ऐसा ये होगा। क्योंकि जैसे अभी ये नस्लों की बात किया मैंने, उसके बाद में यही अपना
आगे की स्टेज रहेगी कि डीप कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट इसके बनाए कि जो आराम से वहां से फिर ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। लेकिन ये ऐसे बेरोजगार लोगों को भी इसमें अच्छी मतलब रोजगारी मिल सकती है, और गौवंश की रक्षा, और ये जो पीड़ा है कि रोड पर हमारी गौमाता भटक रही है, तो ये भी देखने को नहीं मिलेगी। जी ओम। जी शिवराज जी धन्यवाद। अभी कुछ और हाथ उठे हुए हैं, भगवान दास जी का है, बन्ने सिंह जी का है। तो हाँ भगवान दास जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अब क्योंकि अब समय भी हो गया है 8 बजे, हाँ तो आप जी अपनी जी बात फटाफट कर लें, और फिर जरूरत पड़ी हम आगे भी चर्चा करेंगे। हाँ, एक बार कोई और हमें जल्दी नहीं है कि आधा आज ही सेकंड खत्म और। करना है। जी 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 शिवराज जी जी, हमारे बिल्कुल बहुत करीबी हैं, तो इनसे कभी भी हम अनुरोध कर हाँ सकते हैं। जी 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 आप बहुत अच्छी वार्ता रही और ज्यादा समय नहीं लूंगा। और मैं पूछना चाह रहा था कि पशु आहार में हमारा जो नेपियर घास है उसकी इसमें क्या इसमें उपयुक्ता हो सकती है? मैंने भी थोड़ा लगाया है, एक हीरा मणि नाम से है, तो उनने बता के दिया कि जी 10 से 15 साल तक चलेगा, एक बार लगा दो, और 12 महीने हरा चारा मिलता है। तो उसी के बारे में जानकारी चाह रहा था। और हाँ हाँ जी जी आदन जी जी हाँ, इसमें इसमें अभी मेंटेनेंस के लिए इसके मतलब जैसे ये ऐसे कुछ चारा है, या फिर जैसे मैं इंदौर में था, तो इंदौर में हमने क्या किया कि वहां पर जो चना है, चने का जो छिलका है, वो छिलके को पूरा उठाया और वो उसी की पैलेट बनाई। उसके ऊपर थोड़े उसमें नमक, बाकी मोलासिस वगैरह, बाकी अच्छे तत्व डाल दिए और उसकी पैलेट बनाई। तो पैलेट बनने के बाद में उसका कॉस्टिंग भी बहुत कम कम आया, और पता चला कि इसका भी ट्रांसपोर्टेशन हम 1000 किलोमीटर तक भी कर सकते हैं। तो ये चारे का इसके ऊपर और थोड़ा हम काम कर सकते हैं। और आगे भी जैसे एक आपको साइलेज पता होगा, साइलेज में एक सभी को पता होगा भी, ये साइलेज एक जो है कि एक बार हरे चारे को कटिंग करने के बाद में थोड़ा प्रोसेस करके उसको जब बाइंड पैक किया जाता है, एयर टाइट किया जाता है, तो वो 6-6 महीने तक रह सकता है। तो ये भी इसके मतलब इसका घास के मतलब इस घास की मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी लेकर हम जैसे अभी तो मक्के को ज्यादातर मक्के का हरा चारा उसको कटिंग करके उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको एयर टाइट करके 6 महीने तक हम 12 महीने तक भी उसको रख सकते हैं। साइलेज आपको पता ही होगा। तो ये जी अभी जी इसमें आदरणीय देखना पड़ेगा आगे क्या हो सकता है, थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। जी जी शिवराज जी, मैं शरद जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। शरद जी ने साइलेज के ऊपर बेहतरीन काम किया है, बहुत तो अच्छी बात शरद जी है, जी ये सर। तो अपना आगे अनुभव शेयर पवन जी करेंगे। सेपरेटली कहीं हम बात लोग करेंगे शरद जी के साथ। जी हाँ जी सर हम जी लोग शरद जी। सादर प्रणाम सर। हम लोग साइलेज बनाते हैं गाय के अच्छा, लिए, जी सर, जी जी। और करीब एक सीजन में 10,000 कुंटल साइलेज बनाते हैं। ओहो। मेरा विचार है कि सभी लोग आदमियों के लिए गेहूं उगाते हैं, तो गाय के लिए कोई चारा नहीं उगाता, तो मेरे विचार में आया, और फिर हम लोगों ने साइलेज, आज हम लोग 10,000 कुंटल साइलेज पहुंच गए हैं एक सीजन पे, बहुत और बड़ी यहाँ बात आसपास की है। डेयरियों को उपलब्ध कराते हैं सर हम लोग। अच्छा, ओहो हो। और हाँ, तो साइलेज इससे से पवन सर, इनसे अपन सेपरेटली थोड़ा वार्तालाप करके ये साइलेज को और कैसे बढ़ा सकते, क्योंकि हमने भी यहाँ ये कार्य जरूर शुरू जरूर, मैं किया था। नंबर शेयर कर दूंगा अभी। हाँ, तो अच्छी बात है, लेकिन आदरणीय आपका यह कार्य मतलब बड़ा प्रशंसनीय है, और इसको और थोड़ा, क्योंकि अभी आपके अनुभव का फायदा ये सभी लोगों को मिल सकता है, सब सर तरफ सर मिल सर सकता है। मैं पवन सर ने सर हमारे को बहुत सारे मार्गदर्शन भी दिए, और अच्छा हमने 12 कंट्रियों का प्रतिनिधित्व भी किया था सर अपने मंच से, और अच्छा साइलेज के विषय में, और अच्छा बहुत बहुत अच्छा रहा था सर। और अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हम तो सादर आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, हमारा ये देखिए सर साइलेज का प्रोजेक्ट। जी जी जी, कहाँ कहाँ पर आदरणीय अपना ये? ये नर्मदापुरम में सर इटारसी है। अच्छा, इटारसी, हाँ आए हैं, वहां पर हुआ, मुझे पवन सर ने बताया था। तो जी मेरा जी आना उधर होता ही है, तो मैं आ जाऊंगा, मैं कांटेक्ट नंबर लेके वहाँ जरूर आपकी मुलाकात करूंगा। जी सर आइए सर आप। बहुत सुंदर तरीके से वहां पर हमारा योगाहार 525वां योगाहार कार्यक्रम शिवराज जी वहीं किया था, और इसमें शरद अच्छा जी ने बड़ी प्रमुख भूमिका बाकी सब लोगों के साथ मिलकर कराई थी। तो आपने वहां अच्छा। पर जरूर जाना है और देख हाँ, करके आना है, और भी बहुत सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर पवन जी, जी 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 जी।
तो ठीक है, फिर आज का मेरे ख्याल से अब समय को देखते हुए हाँ हम अभी आगे भी ये हमारी जो सीखने की हमारी जो कार्य है ये निरंतर जारी रहेगा, ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। और आज का बहुत सुंदर हमारा जो प्रस्तुतिकरण भी हुआ, विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। हाँ, और संपर्क के लिए अगर कोई किसी को बात करनी है तो मैं पवन सर को नंबर दे देता हूँ, है मेरा नंबर पवन सर के साथ। आप पवन सर ग्रुप में डाल दीजिए, तो कोई किसी को हम इस बारे ग्रुप में में डाल जानना है देंगे। तो नहीं, डायरेक्टली आपको बात। हमने ग्रुप में भी ऐड कर दिया है, हमारा जो हाँ तो मैं योगाहार उसमें लिख ग्रुप है देता हूँ, उसमें लिख उसमें देता भी हूँ। आप हाँ जी ऐड है। जी जी। तो अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए मुन्नीलाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आओ, क्योंकि मैं भी अब अन्नपूर्ण में पहुंच गया हूँ, तो अच्छा मैं अच्छा, भी चलिए अभी अच्छी बात। विदा ले रहा हूँ। जी जी और जी आगे हाँ, मुन्नीलाल जी संभाल करके आगे संवाद को आगे बढ़ाइएगा। जी धन्यवाद, जी नमस्कार, धन्यवाद शिवराज जी। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मेरी मेरी चर्चा हो गई थी आदरणीय शिवराज जी से। आपका ध्यान करते ही सहजता और सरलता के, और मैं मध्य प्रदेश को मैंने आमंत्रण किया है, और जैसे ही शरद जी के यहाँ लेके आऊंगा मैं। मेरी बात हो गई है, कल ही बात हुई थी आदरणीय शिवराज जी से कि मध्य जी प्रदेश में प्रवास करना है, और जिन किसान भाइयों को पशु आहार के लिए दुकान खोलना है, एजेंसी लेना है, वो सभी मुझसे संपर्क कर ले, और मैं आदरणीय शिवराज जी को लेके आऊंगा मध्य प्रदेश में। क्योंकि ये जो पशु आहार के बारे में बताया, और बैठ के और चर्चा होगी, चूंकि समय कम है। हाँ आगे और हाँ हम बुलाएंगे योग आहार कार्यक्रम में, जिन भाइयों के रह गए हैं सवाल, उनके सवाल होंगे। और बहुत ही सोच अच्छी है। परम पूज्य स्वामी जी बहुत स्नेह करते हैं। कल इंडिया डी टीवी चैनल पर परम पूज्य स्वामी जी ने बैठाला, और आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। बहुत स्नेह करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। हमने देखा है कई बार परम पूज्य जी स्वामी जी आदरणीय शिवराज जी से बोले, ये हमारे शिवराज सिंह चौहान है। बोले वो मध्य प्रदेश के चौहान है, ये हमारे पतंजलि के चौहान है। तो जी मैं चाहूंगा सभी से, सदन से, कि आज आपने बहुमूल्य समय दिया है। मैं आभार जी। ज्ञापित करता हूँ, और एक आगे जी। एक बार तो मुनीलाल जी गौशाला में शिवराज सिंह जी आए थे सपत्नी को जन्मदिन की आज आशीर्वाद लेने। तो महाराज जी पहुंच गए गौशाला में। तो गौशाला में मैं इधर फेज वन में था, तो वहां पर बोले मेरे पास भी एक शिवराज है, मुझे बुला लिया। तो मुख्यमंत्री साहब का परिचय वही हुआ था, मेरा गौशाला में हुआ था। जी 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 मुझे पता है, इसीलिए मैंने बोला है। जी 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 जी, ठीक है जी। चलिए, आज आज समय हो गया, धन्यवाद। आपका समय जी जी महत्वपूर्ण है। मैं आज जी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बहनों का आभार ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय हमारी रंजना किंकर जी महाराष्ट्र में बहुत संचालन करती हैं योग क्लास का। योग रोज अच्छा मैं शिवराज जी आदरणीय बताना चाहता हूँ, ये योग हर कार्यक्रम आज हम हाँ, 750 दिन पूर्ण कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक भी दिन नहीं गैप बहुत नहीं हुआ है बढ़िया। आज तक। कोरोना काल से परम पूज्य स्वामी जी का अनुसरण करते हुए इंडिया न्यूज टीवी हाँ चैनल पर परम पूज्य स्वामी जी ने जैसा योग का हाँ कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग चलाया, इसी प्रकार से ये हाँ योगाहार कार्यक्रम लगातार चल रहा है आदरणीय पवन जी के नेतृत्व में। और हम सब किसान भाई और वैज्ञानिक आपस में चर्चा संवाद करते हैं, और ये प्राकृतिक जैविक खेती, मार्केटिंग के ऊपर, पतंजलि के स्वदेशी के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, विभिन्न आयामों पर चर्चा कर रहे हैं लगातार। इस कार्यक्रम में लगातार लोग जुड़े रहते हैं। आदरणीय अशोक पटेल जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बड़े सिंह जी, आदरणीय देशी सेमवाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, गजानंद जी, कल्पना खोटले जी, कृष्ण कुमार जी, कुलदीप पुनियाल जी, मैनपाल सिंह जी, निर्मला जोशी जी, ओमकार नाथ जी, आदरणीय पवन सर जी, पुण्यकांत सामर्थ जी, रघुवीर सिंह रावत जी, रोमी राम जायसवाल जी, शरद वर्मा जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, उमाशंकर जी, और वैशाली विनायक जी, और हमारे विनय कुमार जी योगाहार रिकॉर्डिंग से। आदरणीय बने सिंह जी, आपका अनम्यूट है, कोई आपको बात करना है तो 1 मिनट में आप कर सकते हैं। जी आदरणीय बने सिंह जी। प्रभारी महोदय, ये निवेदन था मेरा, कल और सेशन हो जाए अपने मुख्य अतिथि का तो अच्छा रहेगा। जी 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 निवेदन कर रहे हैं। हाँ अभी मैं समय भी पवन नहीं है सर बात से करने का। पवन सर से थोड़ी बात कर लेता हूँ, कोई जैसे जो शेड्यूल है जी उससे आपसे। जी 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 हाँ जी जी शिवराज धन्यवाद। जी, जो भी सुलभ हो आपके लिए, जो भी होगा तो बातचीत कर हाँ लेंगे। जी 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 हाँ जी। ओम ओम सबको धन्यवाद, सादर प्रणाम। जी, आपने हाँ हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन दिया, आपको पुनः आभार नहीं ज्ञापित नहीं, ये करता तो हूँ। एक मतलब एक कर्तव्य में आता है, उसमें कहीं धन्यवाद का ये नहीं है आदरणीय मुनीलाल जी, क्योंकि ये तो हम सभी भाई मतलब गुरु बंधु है, साथ में जुड़े हुए हैं, और मतलब ये कर्तव्य का ही एक भाग है, उसमें कोई अलग मत समझिए आप। जी जी मुझे जी मुझे हाँ पतंजलि पीठ में 2 शख्स ऐसे प्राप्त, आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी। मुझे पर जी तारीफ नहीं जी कर रहा हूँ, लेकिन आत्मा नहीं से, नहीं हृदय से मैं जानता हूँ कि आप अपने कर्तव्य का कैसे पालन करते हो, कितना ऐसे नहीं करते। भली भांति जी मैं जानता हूँ। दोनों को प्रणाम करता हूँ, और आज ये बार कार्यक्रम को समापन करते हैं। जी ओम। जी ओम, प्रणाम।